हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्वेता। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। और बीच बीच में हम एमसीक्यू भी पढ़ते चलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन 6.5 से लेकर के 7 तक, या 7.35 से लेकर के 7.45 तक, या 8 से 9, या 4.5 से लेकर के 5 तक। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है 7.35 से लेकर के 7.45। बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नीचे थियरी दी गई है कि द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ब्लड पीएच इज 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। एल्कलाइन होता है मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर जो पीएच है वो 7 से कम है तो एसिडिक कहलाता है। अगर 7 से ऊपर जाता है तो एल्कलाइन कहलाता है। अगर 7 पीएच है तो न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, और ब्लड का जो नेचर है वो एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कोरोनरी केयर यूनिट, द नर्स ड्रॉ एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल टू असेस अ क्लाइंट फॉर एसिडोसिस, द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड। तो इस क्वेश्चन में हमारा नॉर्मल पीएच पूछ रहा है आर्टरी का। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7.42। बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल है, एंड 7.35 हमारा एसिडिक में आएगा, एंड 7.5 जो है हमारा अल्कलाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी है, क्योंकि बी जो है वो 7.35 से लेकर के 7.4 के अंदर आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी जाएगा, 7.452। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ब्लड इज एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, या न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जो ब्लड होता है हमारा वो बफर सॉल्यूशन होता है, ना कि एसिडिक सॉल्यूशन है, ना कि बेसिक सॉल्यूशन है। यह एक बफर सॉल्यूशन है। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो स्लाइटली वीक एसिडिक हो एंड इट्स साल्ट, कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट पीएच स्पेशली फॉर द ब्लड, ठीक है। 3 प्रिंसिपल बफर सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में। पहला है प्रोटीन बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, एंड तीसरा है फास्फेट बफर सिस्टम। तो इस चीज़ को हम जब F1 की क्लास लेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 प्रिंसिपली बफर सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं, प्रोटीन बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिडिक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम, ठीक है। नीचे कुछ और भी थियरी दी रखी हैं, जिसे हम पढ़ लेते हैं। Correct, the protein buffer system is a most abundant buffer of the intracellular fluid and blood plasma. For example, protein globulin into hemoglobin of blood is a good buffer within blood cell, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ब्लड कंटेन 90% of water, 80% of water, 95% ऑफ वाटर, एंड 60% ऑफ वाटर। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। ब्लड जो होता है, ब्लड में लगभग 60% तक वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ थियरी नीचे दी गई हैं जिसे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि द ब्लड कंटेन 50 से लेकर के 60, एवरेज 55 स्ट्रॉ कलर लिक्विड इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है।
मतलब जो ब्लड में जो वाटर है वो स्ट्रॉ कलर का है, लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कंटेन 91.5% ऑफ वाटर, और प्लाज्मा के अंदर जो होता है 91.5% वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड, विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट प्लाज्मा, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा एंड ऑल ऑफ दीज। तो कह रहा है कि हमारे ब्लड में किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है। तो हमारा जो ब्लड है रेड ब्लड सेल से भी आरबीसी से भी बनता है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, प्लेटलेट और प्लाज्मा भी होते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट कंटेनिंग फ्लूइड is called plasma that circulate through the heart and the blood vessels and transport nutrients, electrolytes, hormone, vitamins, antibodies and heat and oxygen to the tissue and taking away waste matter and carbon dioxide from tissue called blood। ठीक है, तो यहाँ हमारा कह रहा है कि जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो होते हैं वो सभी हमारे ये सभी प्लाज्मा में कंटेन होते हैं एंड दैट सर्कुलेट, ये सारे हमारे हार्ट के थ्रू और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सर्कुलेट होते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक है, हीट या ऑक्सीजन की जो भी सप्लाई करना है टिश्यू तक, उसकी सप्लाई करते हैं। एंड वहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो सब क्या करते हैं ब्लड से लेकर के बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलके बना रहता है। आइए हम इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉम्पोजिशन, ब्लड सेल में 45% ब्लड सेल्स होते हैं और 55% प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल में आरबीसी जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं एंड प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और इसकी नॉर्मल वैल्यू है। आरबीसी जो होता है 4.5 से 5.5 मिलियन होता है एंड डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं वो 4000 से 11000 के बीच में होता है। प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। आरबीसी क्या है? आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड गैस ट्रांसपोर्टेशन। आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं एंड डब्ल्यूबीसी एक्ट एज अ सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे बॉडी के लिए सोल्जर की जैसे काम करता है, डिफेंस एक्शन, डिफेंस फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ वो फाइटिंग करता है और हमारे बॉडी को डिजीज न होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट क्या करता है? प्लेटलेट ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं। ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो हेमाटोस्टेसिस करता है। एक केस है डेंगू जिसमें प्लेटलेट का अमाउंट घट जाता है जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। प्लेटलेट का लेवल अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और जब प्लेटलेट का लेवल कम हो जाता है हमारे बॉडी में तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। ठीक है, प्लेटलेट किस कंडीशन में बढ़ जाएगा? तो प्लेटलेट इंक्रीज अगर ब्लड वेसल्स में क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाना ब्लड वेसल्स के अंदर जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई होने में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। दिस इज़ अ ब्लड वेसल्स एंड यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है तो जो भी ब्लड की सप्लाई है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, इसका मतलब ये ब्लड का
ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और बीच बीच में हम थियरी भी ऐसे डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है? मोर देन 200 mg पर DL, लेस देन 200 mg पर DL, 1000 से लेकर के 1500 mg पर DL, या 500 से 1000 mg पर DL। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है, जो नॉर्मल वैल्यू होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल का, लेस देन 200 mg ही यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द बिलिरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम। बिलिरुबिन किससे बना होता है? हिम से, ग्लोबिन से, ट्रांसफेरिन से, या गैस्ट्रोफेरिटीन से। तो यहाँ हमारा करेक्ट होगा हिम। जो बिलिरुबिन होता है वो हिम से, ब्लड जो आरबीसी के डेस्ट्रक्शन से बनता है ना। तो नीचे कुछ थ्योरी दी गई है जिसे हम पढ़ लेते हैं कि बिलिरुबिन जो है इज एलोइस पिगमेंट प्रेजेंट इन बाइल। बाइल में एक येलो कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो है बिलिरुबिन, जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म फ्रॉम द हिम पार्ट ऑफ hemoglobin after destruction of RBC that have complete their life span। जब RBC अपने लाइफ स्पान को कम्प्लीटली पूरी कर चुकी रहती है तो उसका डिस्ट्रक्शन, RBC का जो लाइफ साइकिल है वो 120 दिन का होता है। जब 120 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो RBC का जब डिस्ट्रक्शन होता है तो वो हिम बनता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ डिस्ट्रॉय एंड इंजेस्ट बाय द माइक्रोफेजेस, और यह डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और माइक्रोफेज के द्वारा इसे इंजेस्ट कर लिया जाता है। माइक्रोफेजेस ऑफ लीवर के जो कुफर सेल्स होती हैं, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो है एक्सेसिव हीमोलाइसिस। जब ज़्यादा हीमोलाइसिस होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, मे रिजल्ट इन अकुमुलेशन ऑफ यूज ऑफ सबस्टांसेस इन आवर बॉडी। जब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा हमारे ब्लड प्रोडक्ट का तो क्या बनेगा? बिलिरुबिन बनेगा, मिनरल्स बनेंगे, हिम्स बनेंगे, या ग्लोबिन बनेगा। तो अगर हमारा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो जो एक्सेस अमाउंट में जो प्रोडक्ट बनेगा, अकोमुलेट होगा, वो बिलिरुबिन बनेगा, ठीक है। और ये बिलिरुबिन का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो जॉन्डिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। बिलिरुबिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है मायोसिन इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो एल्ब्यूमिन भी होता है, ग्लोबुलिन भी होता है और फाइब्रिनोजेन होता है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा थियोरी को भी डिस्कशन कर लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल जो होता है हमारे बॉडी में 6 से लेकर के 8 ग्राम होता है। 6 से 8 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इन लिवर एंड स्टोर इन लिवर, ठीक है। ये प्लाज्मा का सिंथेसिस जो होता है लिवर में होता है और ये इसका स्टोरेज लिवर में ही होता है, ठीक है। पहला जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन, जो कि इसकी वैल्यू होती है 4 से 6 ग्राम। इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। यह जो एल्ब्यूमिन होता है वो प्रचुर मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो एल्ब्यूमिन का है। मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, यह ब्लड के ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। व्हेन दिस प्रेशर इज मेंटेन बाय एल्ब्यूमिन, यह प्रेशर मतलब जो ऑनकोटिक प्रेशर है जो मेंटेन किया जा रहा है एल्ब्यूमिन के द्वारा, तो एल्ब्यूमिन अगर इस प्रेशर को मेंटेन कर रहा है इसलिए इस प्रेशर को हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। टोटल ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो 36 mmHg होता है, ठीक है।
टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा 36 mmHg है। बाय टोटल प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन बाय 28 mmHg। तो जो कह रहा है कि हमारा जो जो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 36 mmHg है, लेकिन जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को केवल एल्बुम प्लाज्मा प्रोटीन जो मेंटेन कर रहा है वो 28 mmHg है। लेकिन टोटल तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा मेंटेन की जा रही है वो 28 mmHg है, लेकिन अकेले एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को जितना मेंटेन करता है वो 22 mmHg है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो हमारा टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 36 mmHg है, लेकिन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जितना मेंटेन करती है वो 28 mmHg है। लेकिन अकेले हमारा एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को जितना मेंटेन करता है वो 22 mmHg है। और हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? तो हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 17 mmHg होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि अगर एल्ब्यूमिन का लेवल या इफ़ एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी, अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन ही तो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो गई तो ए प्रेशर कम हो जाएगा एंड इंक्रीज दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एल्ब्यूमिन जो है वो 22 mmHg जो प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारा कितना है? 17 mmHg है। ठीक है, और हमारा अकेले एल्ब्यूमिन कितना ऑस्मोटिक प्रेशर को कितना प्रेशर है? तो 22 mmHg है। ठीक है, तो अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो गई तो इसका प्रेशर कम और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब ज़्यादा हो जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब कम होता है तो हमारे ब्लड की वेसल्स जो होती हैं वो लीकेज होने लगेंगी, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल में जो जमा हो जाता है और एडिमा हो जाता है। तो मान लो जब भी हमारे बॉडी में एडिमा वगैरह होता है तो ये एल्बुमिन की कमी की वजह से ही होता है। अगर हमारे बॉडी में एल्बुमिन कम हो जाती है तो हमारे ब्लड वेसल्स लीकेज होने लगेंगे, क्योंकि उसका प्रेशर कम हो जाएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड क्या होगा, वो धीरे धीरे सिप करेगा और उसका लीकेज होगा और इंटरस्टिशियल जो हमारा स्पेस है उसमें जा कर के जमा होगा और वहाँ पे हमें एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है अ पेशेंट विद लिवर सिरोसिस। एक पेशेंट है जिसको लिवर सिरोसिस हुआ है। तो हमने अभी बात किया था कि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसका सिंथेसिस और स्टोरेज लिवर में ही होता है। तो पेशेंट है उसको लिवर सिरोसिस अगर हो गया है तो नॉट प्रॉपर फंक्शन ऑफ द लिवर, क्योंकि अगर लिवर में प्रॉब्लम है तो लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा। नॉट प्रॉपर फंक्शन ऑफ लिवर, तो अगर लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं करेगा। जब वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑनकोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जितना हमारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वो है 28 mmHg। टोटल प्लाज्मा हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रख रही है वो 28 mmHg है। तो अगर पेशेंट को लिवर में ही प्रॉब्लम है तो लिवर अच्छे से काम नहीं किया तो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हुआ, इसका मतलब प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई हमारे बॉडी में, तो ऑनकोटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जब ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ इसका मतलब हमारे बॉडी में एडिमा क्रिएट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है क्योंकि जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ब्लड का लीकेज होगा और यह लीकेज इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके जमा होगी। एज अ रिजल्ट हमें एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो
इसीलिए जो लीवर वाले पेशेंट होते हैं उनमें भी एडिमा देखने को मिलता है, और अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है तो भी हमें एडिमा देखने को मिलता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी हमें एडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो है ग्लोबुलिन। तो ये ग्लोबुलिन जो होता है वो 2 से लेकर के 3 ग्राम होता है हमारे बॉडी में। इट इज़ अ मेड इम्यूनोग्लोबुलिन, और यह इम्यूनोग्लोबुलिन को बनाता है जिसे हम गामडेक के नाम से जानते हैं। IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgG, IgE। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, यह ग्लोबुलिन फॉर्मेशन करता है एंटीबॉडी का, एंड इट प्रोवाइड अ ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो ग्लोबुलिन होता है वो 2 से 3 ग्राम होता है। ठीक है। और यह इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन को बनाता है, और फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, एंड प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो हमारा ग्लोब्यूलिन होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन। ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या करता है? यह क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, मेनली क्लॉटिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका लेवल हमारे बॉडी में 0.3 ग्राम होता है। एंड ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इन फाइब्रिन। देखो, फाइब्रिनोजन जो होता है वो सॉल्युबल इन प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है। ठीक है। और फाइब्रिन जो होता है वो क्लॉटिंग फॉर्म होता है। ठीक है। तो जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होगा तो यह क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब यह फाइब्रिनोजन क्या है? एक सॉल्युबल इन प्लाज्मा में सॉल्युबल है, लेकिन फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इन फाइब्रिन क्या है? क्लॉट फॉर्मेशन। इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्लॉट बन जाते हैं। तो हमने मेनली 3 तरीके के प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ा। प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो 6 से 8 ग्राम होते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो मायोसिन होगा, क्योंकि अभी हमने एल्ब्यूमिन के बारे में पढ़ लिया, ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ लिया एंड फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन बीच में कहीं मायोसिन की चर्चा नहीं किया। इसका मतलब ये हमारे 3 प्लाज्मा प्रोटीन है और मायोसिन नहीं है। तो करेक्ट आंसर मायोसिन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन द ऑनकोटिक ब्लड प्रेशर। तो ये तो बिल्कुल आपको क्लियर हुआ, अभी हमने थियरी भी पढ़ा है कि हमारे ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन कर रहा था? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो ऑनकोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है, इसलिए इसे ऑनकोटिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सॉल्यूशन, फोर्स विद इन अ फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट। ये हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plasma protein that maintain normal plasma osmotic pressure, albumin, thyroglobulin and hemoglobin and transferrin। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ भी एल्ब्यूमिन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कंस्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन, एल्ब्यूमिन। यह हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारा अबंडेंट अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो हमारा एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है। तो जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है। इसलिए इसे ऑनकोटिक प्रेशर भी कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग consider as an indication for administering serum albumin? Formation of WBC, maintenance of oncotic pressure and formation of RBC and clotting factor। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज ए इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीरम एल्ब्यूमिन।
तो जो सीरम एल्ब्यूमिन कंसीडर किया जाएगा, एडमिनिस्टर सीरम एल्ब्यूमिन मेंटेनिंग द ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन को एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग प्रोटीन डेफिशिएंसी, एक पेशेंट है जो कि बहुत ही लंबे टाइम से प्रोटीन की डेफिशिएंसी पे चल रहा है एंड विल मैनिफेस्ट विद लो प्लाज्मा प्रोटीन विच विल अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ, किस चीज़ को अगर कोई पेशेंट है जो कि लंबे टाइम से लिवर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, सॉरी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से सफ़र कर रहा है, तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, आंसर ई जाएगा, क्योंकि जो हमारा एल्ब्यूमिन जो होता है या जो प्लाज्मा प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ए जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच पुश्ड फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी, ठीक है, इज अपोज्ड ऑफ कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्वॉल्व। तो पहला ऑप्शन कह रहा है reduce renin secretion, pulling power of albumin to resolve water, and increase in ADS secretion, and last है aldosterone production। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि जो हमारा अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो गई तो हाइड्रोस्टेटिक बढ़ जाएगा, और इसकी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ब्लड जो है वो सीपेज होगा उसका, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाकर के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर इकट्ठा करेगा और एडिमा क्रिएट करेगा। तो यह कह क्या रहा है कि इज अपोज बाय कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जितनी भी दुर्घटना घट रही है, मतलब जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ करके ये जो भी लीकेज करवा रहा है, इसको कौन अपोज कर रहा है, इसके अगेंस्ट कौन काम कर रहा है, द पुलिंग पावर ऑफ एल्यूमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इनसफिशियंसी ऑफ द सब्सटेंसेस इन द ब्लड में लीड टू एडिमा ऑफ द बॉडी, किस सब्सटेंसेस की कमी होने की वजह से हमारे बॉडी में एडिमा बनेगा? एल्ब्यूमिन, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैसेस। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एल्ब्यूमिन की कमी होने की वजह से हमारे बॉडी में एडिमा बनते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने विद एग्जाम्पल पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इज नोन एज, अगर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए है यहाँ पे। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ये जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रिड्यूस हीमोग्लोबिन का नहीं कहलाएगा एंड ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन नहीं कहलाएगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, नीचे दी गई है कि हीमोग्लोबिन दैट रिवर्सिबली बाउंड टू ऑक्सीजन into capillary of the lungs alveoli called oxyhemoglobin अनस्टेबल कंपाउंड होता है एंड इन द लंग्स 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है 1.36 सीसी ऑफ ऑक्सीजन, 1.36 ml ऑक्सीजन के साथ वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है एंड केमिकली रिड्यूस्ड डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिड्यूस हीमोग्लोबिन एंड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर CO
टू प्लस एच बी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो कार्ब अमाइनो एसिड, कार्ब अमाइनो ग्लोबुलिन कहलाते हैं। लेकिन अगर यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एच बी के साथ, अगर एच बी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कंबाइन होता है तो एक कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन, जो चौथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दिखा रहा है डी वाले ऑप्शन में, ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो ये कार्ब अमाइनो ग्लोबुलिन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ थियरी है जिसे पढ़ लेते हैं कि अ केमिकल कंबाइंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड HB hemoglobin is called carb amino hemoglobin, and a compound formed by carbon monoxide and hemoglobin and it carry in carbon monoxide poisoning called carboxy hemoglobin। इसका मतलब ये क्या है, कह रहा है कि जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि अगर HB जो होगा CO2 के साथ कंबाइन होता है तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कहेगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और ये HB अगर ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। RBC के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। लाइफ स्पैन ऑफ फीटल RBC, फीटल RBC के लाइफ स्पैन कितना होते हैं? 80 दिन, 5 से 7 दिन, 120 दिन या 100 डे। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 18 डी। फीटल RBC हैज़ ए शॉर्टर लाइफ स्पैन, 80 दिन। कह रहे हैं कि फीटल RBC की लाइफ स्पैन 80 दिन की होती है कंपेयर टू एडल्ट। अगर एडल्ट से हम कंपेयर करें तो, क्योंकि एडल्ट का 120 दिन का होता है। फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन RBC ऑफ फीटस हैज़ अ बेटर ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी देन एडल्ट। जो फीटस की हीमोग्लोबिन होती है वो एडल्ट के हीमोग्लोबिन की, अगर उन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो फीटल का जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है देन एडल्ट हीमोग्लोबिन की अंदर। ठीक है, मतलब फीटस के अंदर का जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी फीटस में ज़्यादा है और एडल्ट में कम है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन ग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। मतलब जो एडल्ट का, जो हम लोगों का हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बना होता है। ठीक है, जबकि अगर हम फीटस की बात करें, फीटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये बने होते हैं 2 अल्फा 2 गामा चेन। इसमें बीटा चेन नहीं होता है, 2 गामा चेन होता है। और एडल्ट क्या करता है, एडल्ट में अल्फा और 2 बीटा चेन होता है, और जबकि फीटस में बात करें तो 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन, एडल्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? 1 अल्फा चैन 1 बीटा चेन। तो 1 तो है नहीं, दो अल्फा था तो 1 तो होगा नहीं, 1 नहीं होगा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें कह रहे 2 अल्फा, हाँ 2 अल्फा होगा एंड 2 बीटा। यस, जो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन है वो हमारे एडल्ट के लिए है। एंड अगर यहाँ 2 अल्फा एंड 2 गामा होता तो ये हमारे फीटस हीमोग्लोबिन के लिए होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हीमोग्लोबिन। Fetal hemoglobin is a present in fetal life. नेक्स्ट ऑप्शन है कि fetal hemoglobin is composed of 2 alpha and 2 beta
hemoglobin, and fetal hemoglobin has a decreased oxygen carrying capacity. Fetal hemoglobin is composed of 2 alpha and 2 beta subunits. तो अभी हमने बात किया था कि जो फीटल्स हीमोग्लोबिन होते हैं वो उसमें 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट्स होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। जबकि नीचे कह रहा है कि फीटल हीमोग्लोबिन हमें डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो नहीं, यहाँ हमने बात किया था कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसके अंदर बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है देन एडल्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। अगर क्वेश्चन में ओनली लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी पूछे और एडल्ट और फीटस की बात नहीं करता है, तो ऑलरेडी हमारा फीटस का जो आरबीसी का जो लाइफ स्पान जाएगा वो 120 दिन जाएगा। अगर वो फीटस और एडल्ट की बात नहीं करता है तभी भी, और अगर एडल्ट का बात करेगा तभी भी 120 जाएगा, और नहीं बात करता है फीटस का, अगर खास करके फीटस अगर इसमें मेंशन है तब 80 दिन जाएगा, नहीं तो 120 दिन ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड कार्पसेल्स मीन्स आरबीसी आर फॉर्म्ड हिमेटोपोइसिस अकर इन, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन हिमेटोपोइसिस कहाँ होता है? लिवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किडनी में, या फिर बोन मैरो में? तो हमारा करेक्ट आंसर है बोन मैरो इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ थियरी दी गई है कि द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, क्योंकि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कह रहे हैं तो इसकी फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। ठीक है, विच अकर इनटू द रेड बोन मैरो फ्रॉम लास्ट 3 months ऑफ द यूट्राइन लाइफ टू द होल एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक है, although not only the RBC but the production and the development of all type of the blood cells normally occur in a bone marrow, which is called hemopoiesis or hematopoiesis. Next question है हमारा red blood cell are synthesized in embryonic life in the allo, bone marrow, yolk sac, red bone marrow and kidney. तो अगर आरबीसी जो है इसका सिंथेसाइज एम्ब्रियोनिक लाइफ में योक सैक में होता है। नीचे थियरी है द साइट ऑफ हीमोपोइसिस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ एम्ब्रियोनिक पीरियड में टिल 2 month तक योक सैक में होता है, 2 month के बाद 6 month तक लीवर, मोस्ट कॉमन लीवर में होगा, एंड स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड में भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन लिवर है। नेक्स्ट है कि फीटस 0 से 6 month के रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड ऑल दिस बोन में यह रेड इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑर्गन इज अ प्राइमरी साइट ऑफ हीमोपोइसिस इन अ फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो बिफोर मिड प्रेगनेंसी की बात कर रहा है कि लंग्स, लीवर, बोन, स्प्लीन। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा लीवर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योक सैक तो है नहीं, और प्राइमरी साइट ऑफ हीमोपोइसिस बिफोर मिड प्रेगनेंसी पूछा है। ठीक है, तो बिफोर मिड प्रेगनेंसी जो है वो हमारा लिवर इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो उस किस टर्म से हम जानते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, या हीमोपोइसिस कहते हैं? तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आरबीसी को पूछ रखा है तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और इसके फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। एपोप्टोसिस जो होता है इसमें सेल का प्रोग्राम सेल डेथ होता है। ठीक है, सेल का डेथ ही एपोप्टोसिस कहलाता है, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, हीमोडायलिसिस हम करते हैं, दिस इज प्रोसीजर, एंड हीमेटोपोइसिस का मतलब ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता, ये हीमेटोपोइसिस कहलाता है, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा
which single feature of normal RBC is the most responsible for limiting lifespan? Loss of mitochondria, increase the flexibility of cell membrane, reduce the HP iron and lack of nucleus. कह रहे कि single feature of normal RBC is the most responsible for limiting their life span. तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो लैक ऑफ न्यूक्लियस ही जाएगा. इन द absence ऑफ न्यूक्लियस RBC लाइव ओनली अबाउट 120 दिन. Nucleus are important to cell because they control what substances are made in cell. Without nuclei cell can't replacing what substances are depleted into cell. After about the 120 day in cell membrane of RBC rupture and die due to the decreased cell flexibility, not an increase. यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट इन ब्लड इज 1 से 2%, 5%, 10% एंड 25%. रेटिकुलोसाइट आर लास्ट इमेच्योर स्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स. रेटिकुलोसाइट्स नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल. तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है 1 से 2% में ये जो आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जाएगा. रेटिकुलोसाइट जो है जिसे हम नॉन न्यूक्लिएटेड इमैच्योर आरबीसी भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि नॉर्मल नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट हु हैव अ पॉलीसाइथेमिया वेरा कुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिसएरिथमियाज, हाइपोटेंशन, डेक्यूबिटस अल्सर एंड द थ्रोम्बोसिस. तो अगर पॉलीसाइथेमिया वेरा की कंडीशन में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो हमारे बढ़ जाता है. ठीक है, नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है. यहाँ पे थियरी भी दी गई है कि द इंक्रीज हीमोक्रिट अबव द नॉर्मल लेवल इज नोन एज अ पॉलीसाइथेमिया. पॉलीसाइथेमिया कहलाता है. मोर देन 65% हीमोग्लोबिन आरबीसी काउंट अबव द 7 मिलियन सेल. Primary polycythemia called polycythemia vera. Polycythemia may increase the risk of stroke and heart attack, and because the increase the viscosity of blood may be causes a thrombosis. पॉलीसाइथेमिया वेरा की कंडीशन में क्या हो जाता है कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है, कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई फ्लो होने में प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगी और यह ब्रेन में स्ट्रोक कराएगा और हार्ट में हार्ट अटैक कराएगा एंड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो थ्रोम्बोसिस इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्लाइंट विद COPD हैव अ सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया. ठीक है, एंड द नर्सिंग डायग्नोसिस व्हाट दैट वुड बी include in a care plan is fluid volume deficit related to blood loss and impaired tissue perfusion related to thrombosis, activity tolerance related to dyspnea, and risk for infection related to suppressed immune response. तो कह रहा है कि impaired tissue perfusion related to thrombosis is a correct answer. क्योंकि पॉलीसाइथेमिया की वेरा की कंडीशन में क्या होता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लड का परफ्यूजन ब्लड की सप्लाई होने में प्रॉब्लम होती है. थियरी है कि द सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया ड्यू टू द क्रॉनिक हाइपोजिया इज कॉज बाय COPD में रिजल्ट थ्रोम्बोसिस विच इज इम्पेयर द टिश्यू. क्योंकि अगर क्रॉनिक हाइपोजिया होता है तो क्या होता है, जो हमारा रेनिन है, जो किडनी है वो रेनिन का जो एरिथ्रोपोइटीन है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा करेगी और जब एरिथ्रोपोइटीन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो ये आरबीसी का प्रश्न ज़्यादा करेगा और यह आरबीसी जब बढ़ेगी तो पॉलीसाइथेमिया वेरा करेगा और यह क्या करेगा, इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दीज इज द मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट? ऑर्थोक्रोनिक नॉर्मोब्लास्ट, बैसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट एंड प्रो नॉर्मोब्लास्ट एंड पॉली क्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट.
तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट जाएगा। यहाँ हम थोड़ा सा थियरी भी पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम थियरी पढ़ेंगे। पहले तो हम इरिथ्रोपोइसिस जान लेते हैं। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस क्या है? एरिथ्रोपोइसिस origin, development and maturation of RBC is known as a erythropoiesis। ठीक है, आरबीसी का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, इट अकर इन बोन मैरो, और ये प्रोसेस जो है वो बोन मैरो में हो रहा है। इट टेक प्लेस 7 days, और इस एरिथ्रोपोइसिस 7 दिन का समय लेता है, जिसमें 5 दिन तो ओरिजिन और डेवलपमेंट होता है और 2 दिन में इसका मैच्योरेशन हो जाता है। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ चेंजेस इन सीन, मतलब ये जो इसका फॉर्मेशन ओरिजिन डेवलपमेंट हो रहा है, तो 3 इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। पहला है आरबीसी की साइज कम होगी, डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, धीरे धीरे न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, एंड अपीयरेंस ऑफ एचबी, और एचबी का अपीयरेंस। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आयरन और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके मैच्योरेशन के लिए, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12, फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। इमेच्योर आरबीसी को रेटिकुलोसाइट कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट जैसा कि पहले हमने क्वेश्चन में देख रखा है 0.20 से लेकर के 2% तक होता है। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट इन न्यू नेट की अगर बात करें तो 2 से 6% होता है। बात कर लेते हैं उसके डेवलपमेंट की। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी का डेवलपमेंट कैसे होता है? फर्स्ट डे क्या है? पहले दिन को हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट डे क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, लेकिन एच बी एब्सेंट है। ठीक है, और इसकी साइज जो होती है वो 20 माइक्रो होती है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है जिसे हम अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, जो कि सेकेंड डे है। सेकेंड डे में क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस अब्सेंट है। ठीक है, और इसकी साइज कम हो गई है। इसकी साइज अब हो गई है 16 माइक्रोन की। जो तीसरा है इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट में को हम का ही दूसरा नाम है पॉलीक्रोमेटोफिलिक। ये जो पॉलीक्रोमेटोफिलिक है वो तीसरे दिन होता है, जिसमें न्यूक्लियस धीरे धीरे रप्चर होंगे। अब ये न्यूक्लियस रप्चर हो गया, जिसमें धीरे धीरे क्या होगा? भी ये जो न्यूक्लियस है, जो ये वाला न्यूक्लियस वाला पोर्शन धीरे धीरे रप्चर होगा, जिससे कि भी धीरे धीरे दिखाई देगा। स्टार्ट भी अपीयरेंस, जिसकी साइज अब 12 माइक्रोन की हो गई। लेट नार्मोब्लास्ट, जिसे हम क्रोमोफिलिक नार्मोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होगा? आरबीसी जो एचबी है इंक्रीज इन अमाउंट। आरबीसी जो एचबी है वो बढ़ गया अपने साइज में। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन स्मॉल, जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल अपीयर होगा, थ्रेड लाइक होगा। ठीक है, थ्रेड के जैसे अपीयर होगा, और इसका जो साइज है वो है 10 माइक्रोन का। ठीक है, लास्ट में क्या होता है? रेटिकुलोसाइट बनता है। रेटिकुलोसाइट 5वें दिन बनता है। ठीक है, 5वें दिन में गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस आर डिसअपियर, बट ये डिसअपियर होने लगेंगे, लेकिन इसके रेमिटेंट जो होते हैं, उसके अवशेष जो होते हैं थोड़े थोड़े दिखाई देंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और इसका जो साइज है वो 8 माइक्रोन का होता है। नेक्स्ट है 2 दिन का जो, ये तो 5 दिन का समय हमारा ओरिजिन और डेवलपमेंट में ले लिया, और 2 दिन का जो टाइम है वो मैचुरेशन के लिए हो जाता है टेक 2 days। इसमें क्या है? ये हमारा रेटिकुलोसाइट्स है। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स है, और इसमें तब आते हैं विटामिन B12 का रोल और फॉलिक एसिड का रोल। ये क्या करता है? हमारे मैच्योर आरबीसी को बनाते हैं, जिसे हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट। तो हमारा जो ऑर्थोक्रोमिक है, जिसे हम लेट नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं, हमारा ये करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल आरबीसी काउंट इन फॉर वुमेन इज 4.4 से 6, 3.9 से लेकर के 5.4 एंड 4.2 से लेकर के 5 या 4.2 से लेकर के 5.6। तो थियरी कह रहा है कि द नॉर्मल पर्सन, द नंबर ऑफ आरबीसी एवरेज 5 मिलियन, ठीक है, आर पर माइक्रोमीटर एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लड सेल, जो आरबीसी जो होता है हाईएस्ट नंबर में होता है। मेल हैव अ हायर आरबीसी एवरेज 5.5 मिलियन एंड कंपेयर टू वोमेन 4.5 मिलियन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल विच इंक्रीज द एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी इज अ करेक्ट आंसर, 4.2 से लेकर के 5 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का मोस्ट अबंडेंट, तो अभी हमने जस्ट बात किया कि जो आरबीसी होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, एरिथ्रोसाइट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एचबी कंटेन ह्यूमन ब्लड सेल इज 18 से 23, 14 से 16, 8 से 10 या 16 से 20। तो यहाँ करेक्ट आंसर 14 से 16 जो आएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी 7 से 8 माइक्रोमीटर एंड 6 से 7, 8 से 9 एंड 9 से 10। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हमने बात किया था कि हमारा मैच्योर आरबीसी का जो साइज जो है वो है 7.2 माइक्रोमीटर का। लेकिन तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, 7 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर का होता है। द डायमीटर ऑफ आरबीसी 7.2 माइक्रोमीटर, एवरेज 7.7 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, स्किन पिगमेंट एंड विटामिन एंड रेस्पिरेटरी। तो हमारा हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, तो करेक्ट आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ई एस आर मीन्स, ई एस आर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट है, एंजाइम सिंथेसिस रेट एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, एरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। तो हमारा जो ई एस आर है वो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, करेक्ट आंसर इज अ सी इज अ करेक्ट आंसर। एरिथ्रोसाइट स्टैंड फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इट इज ए रेट ऑफ विच आरबीसी सेटल डाउन आफ्टर मिक्सिंग विद द एंटीकोगुलेंट। मीन्स आरबीसी में एंटीकोगुलेंट मिक्सिंग करने पे आरबीसी कितना जल्दी सेटल डाउन हो जाती है, वही हमारा एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट कहलाता है। और एंटीकोगुलेंट कौन सा, हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट एंड एडिटी इन वर्टिकल ट्यूब्स। ठीक है, फिर कह रहा है कि वेस्टर्न ग्रिंड मेथड्स 1.6 ml ब्लड मिक्स विद 0.4 ml सोडियम सिट्रेट, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है, तो 4:1 इन अ वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब्स 300 mm लॉन्ग्स एंड ट्यूब इज स्टैंड वर्टिकली एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड द रीडिंग इन टेकन इन द एंड ऑफ द 1 आवर। और 1 आवर के बाद ये रीडिंग देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू इन मेल 3 से लेकर के 7 mm इन 1 आवर। अगर फीमेल में बात करें तो 5 से 9 mm इन 1 आवर। एंड अगर हम इन्फेंट में बात करें तो 0 से लेकर के 2 mm इन 1 आवर। तो मेनली ये सर में हम यही चेक करते हैं कि वो हमारा जो आरबीसी है वो सेटल डाउन कितने आर में हो जा रहा है, किस रेट से वो सेटल डाउन होता है, वही चेक करते हैं, पर आर में चेक करते हैं। एंड द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, हीमोग्लोबिन लेवल एंड पैक सेल वॉल्यूम एंड एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट जाएगा। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट, इट इज़ यूज टू मार्कर ऑफ द इन्फ्लामेटरी कंडीशन को के लिए होता है एंड टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ये शार जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हिमेटोक्रिट क्या है? वुड बी एक्सेप्ट ऑफ डिक्रीज इन अ पॉलीसाइथीमिया? नो, पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा, यहाँ भी कह रहा है एक्सपेक्ट टू डिक्रीज, नहीं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि वुड बी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज ड्यू टू द हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटेड होगा, अगर हीमोलाइसिस हो रहा है, एनीमिया होगा तो हीमोक्रिट बढ़ेगा क्यों, घटेगा ही। तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि एज टिपिकली बिटवीन द 28 से लेकर के 48 इन अ नॉर्मल एडल्ट मेल। एंड लास्ट कह रहा है कि कुड बी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन अ यूपीयू एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है रिलीज इन किडनी की। जब किडनी के द्वारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज किया जाएगा तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो यस, तब जो हिमेटोक्रिट है इसका लेवल बढ़ जाता है अगर किडनी के द्वारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि what is a appropriate normal level of hematocrit packed cell value in a man? 5 से 15, 20 से 35, 60 से 70 या 40 से 50? करेक्ट आंसर जो जाएगा हमारा हेमाटोक्रिट का लेवल 60 से 40 से 60 के 40 से 50 के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर है डी। अ पेशेंट हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का हिस्ट्री है, इज एडमिट टू द मेडिकल यूनिट, जो कि मेडिकल यूनिट में एडमिट किया गया। एंड द नर्स नोट दैट द आरबीसी काउंट इज एलिवेटेड, और पेशेंट की आरबीसी काउंट बढ़ी हुई है। विच ऑफ दीज लाइकली टू बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ द लैब रिजल्ट इज दिस पेशेंट इन द पेशेंट? क्रॉनिक हाइपोक्सिया एंड insensible water loss, hyperkalemia, hypercapnia and increased fluid intake। तो अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इसका मतलब उसमें हाइपोक्सिया भी देखने को मिला होगा। मतलब क्रॉनिक, अब जब भी हाइपोक्सिया होता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब जब आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ लिखा तो है कि रेड ब्लड सेल्स काउंट एलिवेटेड। तो जब भी पेशेंट को क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है तो आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, उसको कंपनसेट करने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डब्ल्यूबीसी के रिगार्डिंग है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट